अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1948 से पहले हमारे दुनिया के नक्शे में इजराइल नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं था, बल्कि इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था। ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसके बाद इस इलाके पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी और ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन के लोगों से मदद मांगी ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए। जिसके बदले में ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन के लोगों से यह वादा किया कि अगर वो जंग जीतते हैं तो वो उनको एक अलग देश बनाकर देंगे। लेकिन जंग जीतने के बाद ब्रिटिशर्स खुद इस इलाके पर कब्जा जमा कर बैठ गए। उन्होंने फिलिस्तीनियों से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। 1890 में थेडर हजल नामी एक इंसान ने ज़योनिज्म नाम की एक मूवमेंट को शुरू किया। देखते ही देखते दुनिया भर के यहूदी इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए। के हिसाब से यहूदी दुनिया के जिस भी कोने में थे वो मेजोरिटी में थे। उनका अपना कोई देश नहीं था और यहूदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। इस जुल्म को खत्म करने का एक ही रास्ता था कि यहूदियों का अपना एक इजराइल नाम का देश हो। इसी के चलते इन्होंने अफ्रीका के कई सारी अलग अलग कंट्रीज को इजराइल देश बनाने के लिए सजेस्ट किया। लेकिन काफी सारे यहूदी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस चुके थे, वो इस बात से राजी नहीं हुए। इसके बाद धर्म का सहारा लेते हुए फिलिस्तीन को सजेस्ट किया गया और फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसी के बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और यहूदियों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से भी ये वादा कर दिया कि वो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल नाम का एक देश यहूदियों को भी बना कर देंगे। इसके बाद काफी सारे यहूदी आकर फिलिस्तीन में बसना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही सालों के बाद हमारी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है, जिसमें हिटलर ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को होलोकास्ट के जरिए मार दिया था। दुनिया भर के यहूदी आकर फिलिस्तीन में बसना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सालों के अंदर फिलिस्तीन के अंदर 6% से यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़कर 33% तक पहुंच जाती है। इसके बाद यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। फिलिस्तीनी अब ये समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स उनके लिए कोई देश नहीं बना कर देंगे, बल्कि वो लोग यूरोपियन यहूदियों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर इजराइल नाम का एक देश बनाएंगे। इसी के बाद काफी सारे दंगे फसाद फिलिस्तीन में शुरू हो जाते हैं। हालात को देखते हुए यहूदियों ने हगाना नाम का अपना एक मिलिट्री ग्रुप भी बना लिया था इस दौरान। अब ये मुद्दा ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं सुलझता। इसके बाद ये पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के हाथ ब्रिटिशर्स सौंप देते हैं। यूनाइटेड नेशन ने हमारी दुनिया के सामने एक पार्टीशन प्लान को रखा, जिसमें 33% यहूदियों के लिए 55% फिलिस्तीन की जमीन को इजराइल बनाने के लिए दे दिया गया, जबकि उनसे दुगनी आबादी वाले फिलिस्तीनियों के लिए 38% फिलिस्तीन की जमीन को दिया गया और बाकी की जितनी भी जमीन बची हुई थी उसे यूनाइटेड नेशन ने अपने अंडर रखा। यह बड़ा ही शॉकिंग फैसला था, क्योंकि इस फैसले से सिर्फ इजराइलियों का फायदा हो रहा था, न कि फिलिस्तीनियों का। इसमें बहुत से मुस्लिम पॉपुलेशन इलाके भी इजराइल को दे दिए गए थे। फिलिस्तीनियों का यह कहना था कि यहूदियों पर जितने भी जुल्म हुए हैं उन जुल्मों के पीछे यूरोपियन ईसाइयों का हाथ है, न कि फिलिस्तीनियों का। अगर यहूदियों के लिए कोई देश बनाना ही है तो वो यूरोप या जर्मनी में कहीं पर बनाना होगा, ना कि उनके देश में। ये तो उनसे बिना पूछे उनके देश में विदेशियों को लाकर बसाया गया। अब उनकी मर्जी के बगैर उनके देश के 2 अलग अलग हिस्से करे जा रहे हैं। इस बात से फिलिस्तीनी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। लेकिन होलोकास्ट के बाद दुनिया भर के देशों की सिंपैथी यहूदियों के साथ थी। यूनाइटेड नेशन में 133 देशों ने यहूदियों के हक में वोट किया। 14 मई के दिन इजराइल ने अपने आप को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसके अगले ही दिन जितने भी मेजर अरब कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। 15 मई को नक्बा डे कहा जाता है, यानी फिलिस्तीनियों का तबाही का दिन। इजराइल ने करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर किया, उनको मजबूर किया उनके देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए। करीब 1 साल चलने वाली इस जंग में अरब कंट्रीज हार जाती हैं और इजराइल जीत जाता है। यूनाइटेड नेशन ने जितना पार्टीशन किया था, इजराइल ने उससे भी 78% ज्यादा फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया। अरब कंट्रीज की इस जंग को हारने की सबसे बड़ी वजह थी, आज जिस कंडीशन में अरब कंट्रीज हैं उस जमाने में उस कंडीशन में नहीं थी। ना तो इनके पास पैसा था, ना तो वेपन्स थे, ना तो जंग लड़ने का एक्सपीरियंस था। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में इनको हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ इजराइल को पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल था, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका का काफी ज्यादा सपोर्ट हासिल था। इनको जंग लड़ने का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और इनके पास अच्छे खासे वेपन्स थे, जिसकी वजह से ये आसानी से जंग जीत गए। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के कुछ ही सालों के बाद सेकेंड अरब इजराइल वॉर होती है 1956 में। इस जंग की असली वजह फिलिस्तीन नहीं बल्कि स्विस कैनाल था। इजिप्ट ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिसके बाद अचानक से इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर स्विस कैनाल के साथ काफी सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन यूके, अमेरिका, फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर सीज फायर करा दिया, जिसके बाद इजराइल को पीछे हटना पड़ा। इसके कुछ ही सालों के बाद 1967 में थर्ड अरब इजराइल वॉर होती है। इस जंग की भी असली वजह स्विस कैनाल ही था।
स्विस कैनाल पर इसराइल के शिपों को जाने पर इजिप्ट लिमिटेड कर रहा था, जिसके बाद इजिप्ट पर इसराइल ने हमला कर पूरे साइनन पर कब्जा कर लिया। इस जंग को 6 डे वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंग 6 दिनों में खत्म हो गई थी। इस जंग में 6 से 7 अलग अलग कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, लेकिन बीच में यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करा दिया था। सीज फायर होने के बावजूद भी इसराइल ने जीते हुए इलाकों पर अपना कब्जा रखा। 1973 में 4th अरब इसराइल वॉर होती है। इसे योम किपुर वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि यहूदियों के त्योहार के दिन योम किपुर के दिन 6 अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल के ऊपर सरप्राइज अटैक करती हैं। इस जंग को भी यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करा दिया था, लेकिन इस जंग के बाद इसराइल के पास काफी बड़ा इलाका आ गया था। गाजा, साइनहाइन, वेस्ट बैंक, गोलन हाइन, लेबनान, सभी इलाकों पर इसराइल का पूरा कंट्रोल आ गया था। इतनी सारी जंगों के बाद इजिप्ट वो पहला देश बनता है जिसने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी। इजिप्ट के साइनन के इलाके के बदले इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। अनवर सादात, जिन्होंने इस पीस ट्रीटी को साइन किया था, उसके 3 सालों के बाद 1981 में उनकी हत्या हो जाती है। इजिप्ट के इस फैसले के बाद फिलिस्तीन के लोग अब ये समझ चुके थे कि उनकी लड़ाई उनको खुद लड़नी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने पीएलओ को बनाया, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं पर दूसरी तरफ पूरा लेबनान इसराइल के कब्जे में था। वहां के लोग इसराइल से आजादी चाहते थे और वहां पर एक शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह को बनाया गया इसराइल से आजादी दिलाने के लिए। काफी सारे लंबे जद्दोजहद के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल को हराकर पूरे लेबनान को आजाद करवा दिया। अभी भी गाजा और वेस्ट बैंक पर पूरी तरीके से इसराइल का कंट्रोल था। इन इलाकों पर इसराइल यहूदी बस्तियों को बसाना शुरू कर देता है। फिलिस्तीन के लोग पूरी तरीके से इसराइल से तंग आ गए थे। 1987 में एक इजरायली मिलिट्री डिफेंस ट्रक ने फिलिस्तीनी फैमिली को कुचल दिया, जिसके बाद 6 सालों तक इजरायली मिलिट्री और फिलिस्तीनी सिविलियंस के बीच में दंगे हुए, जिसे द फर्स्ट इंतफाहत कहा गया। इसी के दौरान हमास को भी बनाया गया। पूरे दंगों में 1200 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई, जिसमें 500 से भी ज्यादा बच्चे थे और दूसरी तरफ 160 इजरायलियों की जान गई। दोनों ही तरफ से इन मासूम लोगों की जानों को जाते हुए देखकर पीएलओ ने यह फैसला किया कि वो अब इसराइल के साथ समझौता कर लेगी। 1993 में पीएलओ और इसराइल के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे ऑस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। इस समझौते के तहत पीएलओ ने इसराइल के बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया, तो दूसरी तरफ इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ गिने चुने इलाकों से अपना कंट्रोल हटा लिया। समझौते के बाद इजरायली प्रेसिडेंट अंसाक राबिन, जिन्होंने इस समझौते के ऊपर साइन किया था, उनकी कुछ यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने हत्या कर दी। इसके बाद 2000 से लेकर 2005 तक सेकेंड इंतफाहत हुआ। इसमें भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2006 में गाजा में इलेक्शन हमास जीत गई, जिसके बाद गाजा का कंट्रोल हमास के अंडर चला गया और दूसरी तरफ पीएलओ वेस्ट बैंक का कंट्रोल अपने अंडर ले लेती है। इसके बाद 2023 7 अक्टूबर के दिन हमास 5000 से भी ज्यादा मिसाइलों को 20 मिनट के अंदर इसराइल के ऊपर लॉन्च करता है, जिसके बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई के नाम पर 10,000 से भी ज्यादा मासूम सिविलियंस की जान अब तक ले चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पूरे वीडियो को शेयर